मैं अर्चना सिंह खेरनगर म्युनिसिपल सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल से। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम पेपर पैटर्न के तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जो कि है पूरक पठन। आज हम जानेंगे पूरक पठन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो कितने अंक के लिए निश्चित होते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारा जो प्रश्न पत्रिका होता है वो 5 पार्ट में 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। उसके 5 विभाग होते हैं, जैसे कि गद्य विभाग, पद्य विभाग, पूरक पठन, भाषा अध्ययन, व्याकरण और रचना विभाग, उपयोजित लेखन। इसमें आज हमारा टॉपिक होगा पूरक पठन। पूरक पठन, पूरक का अर्थ होता है अतिरिक्त। पूरक पठन मतलब अतिरिक्त पाठ्य सामग्री, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक में अलग से जोड़ा गया है, जो भी पाठ्य सामग्री अलग से जोड़ी गई है, उसे पूरक पठन कहते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में टोटल 6 पूरक पठन हैं, 4 गद्य में से और 2 पद्य में से। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि 2020-21 में जो ये कोरोना महामारी का समय चल रहा है, उसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने हमारे टेक्स्ट बुक में से कुछ पार्ट डिलीट कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं या निष्कासित कर दिए गए हैं, जो इस बार इस करंट ईयर के लिए, जो करंट एकेडमिक ईयर है 2020-2021, उसमें नहीं आएगा। जैसा कि हमने गद्य और पद्य में भी देखा था, कुछ भाग हटा दिए गए हैं, वैसे ही पूरक पठन में से भी एक पार्ट जो कि है खुला आकाश, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं फिर से कहूंगी, केवल ये इसी एकेडमिक ईयर की बात हो रही है, 2020-2021 के लिए पूरक पठन में से खुला आकाश ये वाला पार्ट अब हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि भले खुला आकाश में से कोई भी पैराग्राफ हमारे पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ना आए, लेकिन खुला आकाश के पीछे जो स्वाध्याय है उसमें जो अपठित गद्यांश दिया गया है, आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा खुला आकाश पाठ में स्वाध्याय में पीछे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, वो पेपर में आ सकता है। या फिर खुला आकाश के पीछे या जितने भी पाठ निष्कासित किए गए हैं, जितने भी पाठ रिमूव किए गए हैं, उसमें से जितना भी व्याकरण का प्रश्न है, जो व्याकरण बिंदु है या रचना लेखन के जो विषय हैं, या फिर जैसे खुला आकाश में पीछे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसमें से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न आ सकते हैं, आएगा ऐसा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न उसमें से आ सकते हैं। केवल और केवल आपको खुला आकाश इस पाठ के अंदर जितने पैराग्राफ दिए गए हैं, उसमें से कोई भी पैराग्राफ एग्जाम में देकर उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक के लिए आता है। विभाग 1 गद्य विभाग, विभाग 2 पद्य और विभाग 3 अब पूरक पठन है, जो कि 8 अंक के लिए पूछा जाता है। पूरक पठन में एक पठित गद्यांश होता है, जो कि 4 अंक के लिए होता है, और दूसरा एक पठित पद्यांश, जो कि 4 अंक के लिए होता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दोनों भी सीन पैसेज, मतलब आपके किताब के अंदर का ही पाठ आएगा, बाहर से नहीं पूछा जाता है। पूरक पठन में आपके 4 गद्य थे, जिसमें से कि अब केवल 3 ही हैं और 2 पद्य हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा या इन तीनों में से कोई एक आएगा। पूरक पठन के लिए पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो इस तरह से होते हैं। प्रश्न 3, जो कि ये विभाग 3 यहाँ पे है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न 3 अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर मतलब आपको कोई भी गद्य का एक पाठ दिया जाएगा, पठित गद्यांश आपका सीन पैसेज होगा, वो पढ़कर आपको दी गई कृतियां पूरी करनी होंगी। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पद्यांश के ऊपर आधारित होगा। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दोनों के लिए 4-4 अंक है। अब ये 4 अंक को किस तरह डिवाइड किया गया है वो हम देखेंगे। यहाँ पर घटक निहाय अंक वर्गीकरण हम देख रहे हैं। पूरक पठन में कौन से प्रश्न कितने अंक के लिए आते हैं, मतलब कितने घटक के, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने अंक के लिए आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसे कि हमने गद्य विभाग में भी देखा था,
संजाल या आकलन, इसमें या तो संजाल पूछा जाएगा या आकलन, दोनों भी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आ सकते हैं। संजाल का अर्थ होता है आकृति पूर्ण कीजिए, या फिर आपको एक डायग्राम दिया गया रहेगा उसे पूरा करना होगा, संजाल कहते हैं उसे। और या फिर आकलन वाले प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको गद्य विभाग के समय आकलन के बहुत सारे टाइप के प्रश्न बताए थे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए, किसने किससे कहा, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो आकलन में होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के जो भी प्रश्न मैंने गद्य विभाग में डिस्कस किए थे, वैसे ही सारे प्रश्न और संजाल के प्रश्न, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरा घटक जो है वो होता है अभिव्यक्ति या स्वमत। अगर आपका गद्यांश है, अगर आपका गद्य है, तो अभिव्यक्ति या स्वमत पूछा जाता है 2 अंक के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरक पठन में 2 पद्य भी हैं, तो अगर पद्यांश दिया गया रहेगा तो वहां पे सरल अर्थ लिखना होगा। अभिव्यक्ति स्वमत की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? स्वमत लिखना होगा। ये भी 2 अंक के लिए हैं। कुल कितने अंक हो गए आपके? 4 अंक हो गए, ठीक है। मतलब 4 अंक एक पैराग्राफ के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक, तो 2 के लिए 8 हो गए, ठीक है। इस तरह का जो पूरक पठन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसमें आपको करना यह है कि पूरक पठन का अगर सेक्शन है तो उसमें आपको पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पद्य में, पिछले स्लाइड में जाते हैं हम, या फिर जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पद्य आपका 2 ही पद्य है, ठीक है। पूरक पठन में आपके 2 ही पद्य हैं, एक मन है और दूसरा हम इस धरती की संतति हैं, ठीक है। 2 ही पद्य है और 2 में से एक आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो गया? 50-50 चांसेस हो गया कि 2 है, 2 में से एक आना ही है, ठीक है। वैसे ही जो गद्य के 3 पार्ट हैं, ठीक है, गद्य के जो 3 पार्ट हैं, जैसे कि पहली इकाई में से ठेस है, दूसरी इकाई में से आपका 2 लघु कथाएं हैं, और साथ ही बूढ़ी काकी, ये 3 पूरक पठन है। तो इन 3 पूरक पठन में से कोई एक पूरक पठन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरक पठन वाला जो सेक्शन है वो आपको छोड़ना नहीं है और ना ही उसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि पूरक पठन में बच्चों को 8 में 8 अंक पूरे मिलते हैं। उसका एक रीजन ये है कि इसमें व्याकरण नहीं पूछा जाता, और दूसरा इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत सरल होते हैं। तीसरा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सामग्री है, बहुत ही लिमिटेड पार्ट है, उसमें से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बच्चों की तैयारी भी उतनी अच्छे से हो जाती है। तो पूरक पठन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, पूरक पठन की अच्छे से तैयारी करनी है आपको। 3 गद्य हैं, 2 पद्य हैं, उसमें से 2 मतलब 5 में से 2 आपके पैराग्राफ आने ही वाले हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैंने एक पूरक पठन का एक एग्जाम्पल लिया है, इसके द्वारा हम जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। प्रश्न 3A, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंक के लिए है। यहाँ पर जो पैराग्राफ मैंने लिया है वो 2 लघु कथाएं, आपका सेकंड इकाई जो है, दूसरा यूनिट जो है, उसमें का 2 लघु कथाएं पाठ, इसमें का यह पैराग्राफ लिया गया है। जब भी आप गद्यांश या कोई भी गद्यांश या पद्यांश का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप पहले वो पैराग्राफ पढ़िए। अगर आप पैराग्राफ पढ़कर आंसर करते हैं तो आकलन वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपको बड़े आराम से सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है मैं इसे पढ़ूंगी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं।
जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रुकी हुई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ है। एग्जाम में आपको सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप पैराग्राफ नहीं पढ़ते हो तो उसमें जो आकलन वाले प्रश्न है उसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी समस्या आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो इधर संजाल का होगा या आकलन का होगा। यहाँ पर मैंने संजाल का प्रश्न लिया है, 2 अंक के लिए आएगा। क्वेश्चन इसमें किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने प्रश्न लिया है, रिश्वत देकर ये लाभ उठाए जा सकते हैं, मतलब रिश्वत देने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। अगर मैं 2 ही पर्याय देती तो ये 1-1 अंक का प्रश्न होता। यहाँ पर मैंने 4 पर्याय दिए हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये संजाल का पूरा क्वेश्चन 2 अंक के लिए है। ठीक है, रिश्वत देकर ये लाभ उठाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से लाभ उठाए जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ में देखा, रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रुकी हुई नौकरी या रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो यही 4 ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स में होगा मुद्दे में, तो एक एक पॉइंट लिखना है, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है आपको। ठीक है, सिर्फ आपको हेडिंग डालना है, रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइल निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। तो ये 4 इसके ऑप्शन हुए। और ऐसा प्रश्न, ऐसा अगर आप उत्तर लिखते हो, इसमें आपने जो भी ये दबी हुई फाइल निकलवाना, जो भी आपने पर्याय लिखा है वो आप पैराग्राफ से देखकर लिख रहे हो, तो मेक श्योर कि आपने इसमें कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आपका जो हाफ मार्क्स मिलता है वो इसके ऊपर ही मिलता है। आपने यहाँ पे इस जो बॉक्स के अंदर जो आंसर लिखा है उसके ऊपर ही आपका हाफ अंक, आधा अंक होता है। अगर आप यहाँ पर देखकर लिखने के बावजूद गलती करते हो तो आपको हाफ अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफ का और हाफ नहीं होता है, डायरेक्ट वो फिर 0 हो जाता है। तो जब भी आप पैराग्राफ में से देखकर लिख रहे हो, संजाल वाले क्वेश्चन नॉर्मली आप पैराग्राफ में से देखकर ही लिखते हो सारा का सारा शब्द, तो आपको वहां पर गलती नहीं करनी है, किसी भी तरह की वर्तने की गलती नहीं करनी है, मात्रा की गलती नहीं करनी है, तो आपको हाफ अंक पूरा मिलता है। और अगर आप ऐसे गलती करते हो तो ये हाफ अंक के लिए 4 ऑप्शन है, तो जितनी आपकी गलती होगी उस हिसाब से आपके अंक कटते हैं। ठीक है, तो ये एक ध्यान देना है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है स्वमत का। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्वमत जो होता है या तो पाठ के आधार पर होता है या फिर जो गद्यांश दिया गया है उसके आधार पर, उसके सार के आधार पर, मतलब जो भी उसका कंक्लूजन है, जो भी आपको गद्यांश दिया गया है उस पूरे गद्यांश का क्या कंक्लूजन है उसके आधार पर होता है। या फिर तीसरा होता है आपके पैराग्राफ से जुड़ा हुआ कोई सामाजिक मुद्दा है तो उससे संबंधित स्वमत आपको पूछा जाता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार एक कलंक, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये स्वमत मैंने दिया है क्योंकि यहाँ पे एसिटीज लाइन इसमें दिया गया है, भ्रष्टाचार ये देश के लिए कलंक है। ठीक है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हुई है और वो जो बंदा इंटरव्यू देने गया होता है वो कहता है कि ये देश के लिए कलंक है, तो ये पैराग्राफ में से भी है। और दूसरा ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, ठीक है, सोशल इशू भी है। भ्रष्टाचार एक कलंक, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कुछ शब्द, कुछ स्वमत की जब आप शुरुआत करते हो तो उसका एक कॉमन सा हेडिंग होता है, मतलब आपको पहली लाइन में वो लिखना ही लिखना होता है। जैसे अगर आप भ्रष्टाचार के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पहले लिखना होगा, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद करना होगा, भ्रष्ट और आचार। ठीक है, भ्रष्ट और आचार, भ्रष्ट मतलब दूषित, ठीक है, आचार मतलब व्यवहार, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका आचार बिगड़ गया हो, जिसका व्यवहार बिगड़ गया हो, उसे क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसका आचार बिगड़ गया हो या दूषित हो गया हो, सही ना हो, गलत हो गया हो, उसे क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार एक कलंक, अगर ऐसे टॉपिक पे आप निबंध लिखते हो या फिर स्वमत का ही प्रश्न हो, ठीक है, अगर भ्रष्टाचार दिया गया है तो सबसे जरूरी हो जाता है आपका उसका संधि विच्छेद करना है। आप ऐसे लिख सकते हो, भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक भ्रष्ट और एक दो शब्द से बना। आज हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी
बहुत जगह पे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। हालांकि ये पहले की तुलना में अब कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका स्वरूप अब भी वही है जो पहले था। भ्रष्टाचार की वजह से जो लोग किसी काम के लिए उपयुक्त होते हैं, उन्हें ना किसी ऐसे व्यक्ति को काम दे दिया जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी दे दिया जाता है जो उसके योग्य ना हो, उसके लायक ना हो। यह भ्रष्टाचार का एक नेगेटिव पॉइंट है। देखो यहाँ पे मैं ये तुम्हें ये नहीं बता रही हूँ कि सोमत में तुम्हें क्या लिखना है। फिलहाल अगर भ्रष्टाचार वाला टॉपिक उठा है तो मैं कंसेप्ट क्लियर करके देती हूँ। भ्रष्टाचार मतलब क्या होता है कि जो अगर कोई व्यक्ति को जो काम करना है, जो सही तरीका है, जो लीगल वे है, वो छोड़कर अगर वो इलीगल वे से कोई काम कर रहा है, गलत तरीके से कोई काम कर रहा है, तो मतलब वो भ्रष्टाचार कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। एग्जाम्पल समझते हैं। भ्रष्टाचार कहाँ पर होता है या क्यों होता है? जब भी किसी इकोनॉमी में, भारत अर्थव्यवस्था या फिर किसी देश में, ऐसे समझो, जब भी किसी देश में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ क्या हुआ? पारदर्शिता नहीं होती है। पारदर्शिता मतलब क्लियर वे में आपको कोई चीज पता नहीं चलती है, तब वहां पर भ्रष्टाचार होने का ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका एसएससी का 10th का बोर्ड का पेपर, ठीक है। पहले जब आप मतलब 10-12 साल पहले, मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी जब आपका बार कोड और ये सारे सिस्टम नहीं थे, होलोग्राम नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, उसके पहले क्या होता था, जब बच्चा पेपर लिखता था तो उस पेपर में अपना नाम और सीट नंबर लिखता था। ठीक है, तो वो सीट नंबर ओपन होता था, मतलब उसको कोई भी पढ़ सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता था, ऐसे चांसेस ज्यादा हो जाते थे कि वो पेपर कहाँ पर गया है लोगों को पता चल जाता था। ठीक है, इंटरनली कौन से सेंटर पे पेपर गया है वो पता चल जाता था। और पहले ऐसा भी होता था कि बच्चे जब एड्रेस लिखते थे पत्र लेखन में, पत्र लेखन का जो टॉपिक होता है ना, उसमें जब बच्चे एड्रेस लिखते थे तो हमने अपने स्कूल का एड्रेस लिख देते थे या अपने घर का एड्रेस लिख देते थे, तो उसे पता चल जाता कि बच्चा अंधेरी का है या सांता क्रूज का है या थाने का है या डोंबिवली का है। तो वो एक नॉर्मल सा आइडिया उसके बाद आइडिया हो जाता था, इसलिए है चेक करने के, हाँ बोलो, पहले देख या कुछ और अपना जो भी उनके पास पावर है वो दिखाए, ऐसा बोलते थे कि बच्चे का जाए। ये सब जगह नहीं होता था, लेकिन ऐसे कहीं पे लूप होल हो गए थे कि इसकी वजह से क्या होता था, एक तरह से भ्रष्टाचार होता था। मतलब जो बच्चा या जो स्टूडेंट योग्य नहीं है, उसे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता था। ठीक है, इसका मतलब पारदर्शिता नहीं थी कि बच्चे ने कितना पेपर लिखा है, क्या लिखा है, उसका पेपर किसने चेक किया, ये टाइप की पारदर्शिता नहीं थी। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो अभी के आपके पेपर में आप बार ग्राफ लगाते हो, होलोग्राम लगाते हो। ठीक है, बार ग्राफ लगा लेते हो, होलोग्राम लगाते हो, तो उससे क्या होता है, नाम और सीट नंबर पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कि बच्चे का नाम क्या है, सीट नंबर क्या है। तो इसे एक चीज ये होती है कि कौन से सेंटर में कौन से, मतलब कौन से स्कूल में कौन से सेंटर का पेपर आया है वो पता नहीं चलता है। जो एग्जामिनर होता है उसे भी आइडिया नहीं होता है कि वो किसका पेपर चेक कर रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि अगर किसी बच्चे ने पहचान बताने की कोशिश की है किसी भी तरीके से, तो उसका पेपर चेक किया जाए। तो इससे बच्चे भी पेपर नहीं चेक करते। और अगर इन केस किसी बच्चे का पेपर नहीं चेक हुआ है और वो ये क्लेम करता है कि मेरा पेपर क्यों नहीं चेक हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसे जेरोक्स भी दे देते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि 10th में जिसके कम मार्क्स आते हैं, तो बच्चा क्या कर सकता है, अपने आंसर शीट का, जो भी उसकी उत्तर पुस्तिका है, उसका वो जेरोक्स मंगा सकता है। ठीक है, जब वो जेरोक्स देखेगा, अपने टीचर को दिखाएगा और पूछेगा कि भाई मैंने ऐसे लिखा था टीचर, इसमें मार्क्स कट हुए हैं, तो चांसेस हैं क्या मार्क्स बढ़ने के। तो कभी गलती से कोई गलती हुई है या गलती से गलत अंक कट गए हैं, तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो एक पारदर्शिता ये हो गई। पहला क्या हुआ कि होलोग्राम लगा दिया गया है, सीट नंबर पता ही नहीं चल रहा है। दूसरा क्या हुआ कि आपको अपने आंसर शीट की जेरोक्स कॉपी मिल रही है, तो इसमें भी कोई झोल झाल नहीं है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने इतना ये पेपर लिखा था, इसमें इतना मार्क्स मिला है। ये दो चीज हो गई। और फिर इसके साथ ही
तीसरा, जैसे अभी जितने भी आईआईटी जेईई के एग्जाम है या जो बड़े लेवल के एग्जाम है, जैसे आईआईटी जेईई हो गया या फिर नीट की एग्जाम हो गई, तो इसमें क्या होता है कि ओएमआर सीट आपको मिल जाती है। ओएमआर सीट आपको मिल जाती है, इसका मतलब क्या है कि आपने कौन से आंसर पे टिक किया है, वो एक कॉपी आपके पास होती है और एक कॉपी बोर्ड में सबमिट होती है। तो जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि आपके पेपर बराबर चेक हुए हैं या लो कि रिजल्ट बहुत खराब हो, मतलब सारे बच्चे फेल हो रहे हो और अचानक से स्कूल का रिजल्ट 100% आ जाए, तो गवर्नमेंट भी ये करेगी स्कूल के बच्चों सारे काम में क्या हो गया, एग्जाम किया है सिर्फ बात समझाने के लिए क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी, वैसे वैसे भ्रष्टाचार का रेट जो है वो कम होगा, मतलब भ्रष्टाचार कम होने लगेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया है। स्वमत में आपको सिर्फ ये लिखना होगा कि भ्रष्टाचार क्यों कलंक है। तो आप बता सकते हो कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसे योग्य स्थान मिल जाता है, जो गरीब हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो अमीर हैं वो पढ़े लिखे ना हो तो भी अपने पैसे से या अपने जो भी उनके सोर्सेस हैं उसके थ्रू वो अच्छी जगह पर जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देकर अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक दूसरा पैराग्राफ लेते हैं जो कि पद्यांश में से होगा। प्रश्न तीसरा आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं मन वाली जो कविता है, मन पूरक पठन, उसमें से लिया है। कोई भी 3 हाइकू उसमें से दिया जाएगा आपको, अगर मन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है मन पाठ से, तो इसमें कोई भी 3 हाइकू दिया जाएगा। हाइकू पता ही है आपको, ठीक है। 3 पंक्तियों में रहती है, पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरे में 7, तीसरे में 5, ठीक है। इस तरह से जो भी कविता लिखी जाएगी उसे हाइकू कहते हैं। अगर कोई भी कविता लिखी गई है जिसकी पहली पंक्ति में 5 अक्षर है, दूसरे में 7 है, तीसरे में 5 है, तो इस तरह के फॉर्मेट वाली कविता को क्या कहते हैं, हाइकू कहते हैं। एक्चुअली ये जापान की है, जापान की लोकप्रिय विधा है और विश्व में सबसे छोटी कविता के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 3 हाइकू दिए गए हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछला वाला जो गद्यांश था उसमें मैंने संजाल लिया था और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 में या तो संजाल आ सकता है या फिर आकलन आ सकता है, ठीक है। संजाल भी आ सकता है और आकलन भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने आकलन का प्रश्न लिया है। 1 या 2 शब्द में उत्तर लिखिए 2 अंकों के लिए, ठीक है। आपको केवल जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका 1 या 2 शब्दों में ही उत्तर लिखना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। पहला प्रश्न है, जीवन भर क्या नहीं सोचना है, ठीक है। देखो ये वाले जो हाइकू वाला ये है पद्यांश, इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। सिंपल सिंपल सा हाइकू है, उसका अर्थ भी बहुत सिंपल सा है, तो आंसर तुरंत मिलता है। जीवन भर क्या नहीं सोचना है, यहाँ पहले ही पैराग्राफ में आप देखोगे, पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो आपको 1 या 2 शब्द में ही उत्तर लिखना है। तो जीवन भर क्या नहीं सोचना है, पाने की, ठीक है। आंसर क्या आएगा, पाने की, नहीं मतलब सिर्फ पाने की, 1 या 2 शब्द में ही लिखा है। दूसरा है, भीतरी कुंठा बाहर कैसे आती है, यहाँ पे दिया ही हुआ है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा मतलब जो अंदर का दर्द तकलीफ होता है वो आंखों के द्वार से आई बाहर, मतलब जब हम रो देते हैं तो अंदर की तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, भीतरी कुंठा बाहर कैसे आती है, आंखों के द्वार से। बस इतना ही लिखना है। 1 या 2 शब्द में उत्तर लिखना है तो आपको बस इतना ही लिखना होगा, आंखों के द्वार से। अगर आप पूरा ऐसे लिखते हो, आंखों के द्वार से आई बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा है, सिर्फ आप मैचिंग वर्ड ढूंढ के लिख रहे हो, ठीक है। तो वहां पे मार्क्स कट होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन, विषाद कैसे धुल गए, ठीक है। विषाद कैसे धुल गए, तो यहाँ पे लिखा है खारे जल से धुल गए विषाद। तो विषाद कैसे धुल गए, खारे जल से, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन,
विषाद धुल जाने पर मन कैसे हो जाता है? तो विषाद धुल जाने पर मन कैसे हो जाता है? यहाँ पे लिखा है धुल गए विषाद मन पावन। तो कैसे हो जाता है? पावन। इसका आंसर क्या आएगा? पावन। एक या दो शब्द में है तो आप एक शब्द पावन लिख सकते हो और वही लिखना है। पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है जब आपको मेंशन किया गया हो एक या दो शब्द में। ओके, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पद्यांश में जो सेकंड क्वेश्चन होता है या जो सेकंड घटक होता है वो सरल अर्थ होता है। तो उपयुक्त पद्यांश में से किसी एक हाइकू का सरल अर्थ लिखिए 2 अंक के लिए। तो इसमें से आपको चॉइसेस दे दी गई है, आपका इन तीनों में से आपका जो मन करे उसमें से कोई भी एक हाइकू लीजिए और उसका सरल अर्थ लिखिए। पहली लाइन आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत हाइकू विकास परिवार द्वारा रचित है। ठीक है, इतना लिखते हो तो कुछ नहीं लिखने की जगह पे अगर आप इतना लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिलता है, ये सोचकर कि बच्चे को ये तो पता है कि रचनाकार कौन है। ठीक है, ये मैंने कब बताया? एकदम लीस्ट कंडीशन में, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप रचनाकार का नाम लिखिए, जैसे कि मैंने पद्य में बताया था। ओके, तो ऐसे लिखकर फिर आप जो भी हाइकू है, मतलब जो भी आप हाइकू ले रहे हो उसका अर्थ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं आपके अंक कटने के, क्योंकि जो भी पूरक पठन है, चाहे आप गद्य में देखो चाहे पद्य में, गद्य में ठेस है, सिरचन वाला जो पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद बूढ़ी काकी, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। उसके बाद फिर दो लघु कथाएं, जिसका एक एग्जाम्पल अभी लिया, वो भी बहुत सिंपल है। तो इसमें ऐसा कोई प्रश्न आता ही नहीं है कि आपके मार्क्स कटें। तो नॉर्मली सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि पूरक पठन में बच्चों को 8 में 8 अंक बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब बड़े आराम से मिल जाता है, इजिली मिल जाता है, उसमें ज्यादा कुछ झंझट नहीं होता है। तो आपको पूरक पठन वाला जो सेक्शन है वो पूरा करना है, टोटल 8 अंक लेकर आना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमने देखा कि विभाग विभाजन में हमारा गद्य विभाग हो गया, पद्य विभाग हो गया, और अभी जस्ट हमने पूरक पठन खत्म किया। इसके बाद जो हमें टॉपिक करना है वो है भाषा अध्ययन व्याकरण। यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्याकरण का जो व्याकरण में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करूंगी और एक दो टॉपिक लेने का प्रयास करूंगी, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम व्याकरण करें तो पूरा एक बार में खत्म हो जाए। ठीक है, विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण, अंक 14। ठीक है, 14 अंकों के लिए आपका पूछा जाता है, व्याकरण के प्रश्न होते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 अंक के लिए होते हैं, 2-3 क्वेश्चन 2-2 अंक के लिए होते हैं। तो इस तरह से टोटल आपके कितने हो गए? 14 अंक। क्वेश्चन ऐसे रहता है, प्रश्न 4 सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न शब्द भेद। शब्द भेद में क्या क्या रहेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पहचानना। ठीक है, यहाँ पर आपको संज्ञा का टाइप नहीं लिखना है, मतलब संज्ञा का प्रकार नहीं लिखना है। जैसे संज्ञा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ऐसे संज्ञा के बहुत सारे प्रकार हैं। आपको यहाँ पर प्रकार नहीं आता है तो नहीं लिखो। ठीक है, अगर आपको प्रकार के बारे में आप श्योर नहीं हो, अगर आप श्योर नहीं हो कि इसका टाइप कौन सा है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है, जैसे सपोज नदी लिखा गया है, सेंटेंस में नदी आता है। ठीक है, तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, अगर आप इस बारे में श्योर नहीं हो, कंफर्म नहीं हो, तो आपको केवल संज्ञा लिखना है कि वो संज्ञा है, आपको पूरे 1 अंक मिलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं कि संज्ञा का टाइप लिखने की कोशिश करते हैं, और जब टाइप लिखते हैं और वो गलत हो जाता है तो उनका हाफ मार्क्स कट जाता है। लेकिन अगर आपने सेंटेंस में से जो संज्ञा है वो पहचान कर अगर आपने संज्ञा लिखा है तो आपका अंक नहीं कटेगा, आपको पूरा 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, एक ही घटक दिया जाता है, एक ही सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया रहेगा। क्वेश्चन रहेगा अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद लिखिए। ठीक है, अधोरेखांकित मतलब अंडरलाइन, जो भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका शब्द भेद बताना है, मतलब वो संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, यह पहचानना है। मतलब आप वो वर्ड लिखोगे, जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसको लिखोगे, उसके सामने डैश करोगे और आगे लिखोगे संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, आपको 1 अंक पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा
दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दो अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, पहले का जो क्वेश्चन था, पहले जब 100 मार्क्स का बीच में पेपर हुआ था, तब आपको अव्यय पहचानना पड़ता था और उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको दो अव्यय शब्द दिए गए होंगे, उसमें से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना होगा। अव्यय शब्द क्या होता है, ये हम विस्तार से जानेंगे। वैसे आपका व्याकरण हो चुका है, तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा अव्यय क्या होता है। इन केस नहीं भी पता होगा तो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो दो अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना। जैसे अव्यय शब्द कैसे हो गया, जैसे क्योंकि, ठीक है, या फिर आगे। तो ऐसे दो शब्द आपको दिए रहेंगे, या यहाँ पे एक ही घटक है, एक ही शब्द दिया रहेगा, क्योंकि दिया रहेगा और आपको वाक्य प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता था क्योंकि मुझे आगे अपनी अच्छी लाइफ बनानी थी। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा, संधि, दो में से कोई एक पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना। ऐसा आपको एक टेबल दिया जाता है, उसमें दो घटक दिए जाते हैं। ठीक है, कोई भी दो घटक दिए जाते हैं और प्रत्येक के लिए हाफ अंक होता है, मतलब टोटल आपका एक ही अंक के लिए क्वेश्चन होगा। दो घटक दिया जाएगा, या तो उसे विच्छेद करके लिखा जाएगा या फिर वो शब्द दिया जाएगा, आपको विच्छेद करना होगा। और कौन सी संधि है, कौन सी संधि शब्द उससे बनती है, वो आपको बताना होगा। ऐसे दो घटक होंगे और प्रत्येक के लिए हाफ अंक होता है। टोटल मार्क्स कितना है इसका, 1 अंक। फिर चौथा, दो में से कोई एक सहायक क्रिया पहचानना तथा उसका मूल रूप लिखना। एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको सहायक क्रिया पहचाननी होगी और उसका मूल रूप क्या है वो लिखना होगा। दो घटक, प्रत्येक के लिए हाफ अंक, टोटल 1 अंक। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन होता है, दो में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना। बहुत सिंपल होता है, आपको कोई भी एक क्रिया दी गई रहेगी, उसका वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, बस उतना ही लिखना है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना होगा। दो घटक होगा, प्रत्येक के लिए हाफ अंक, टोटल 1 अंक। देखो भाई, एक एक अंक का क्वेश्चन है, लेकिन एक एक करके ही 14 है, तो किसी भी प्रश्न को आपको ऐसे नहीं लेना कि ये तो एक ही अंक का है, इसका क्या मतलब, वो आपको करना ही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 6, मुहावरों का चयन अथवा मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना। यहाँ पर क्या होता है, आइदर आपको सेंटेंस दिया गया रहता है और उस सेंटेंस के आधार पर कौन सा मुहावरा फिट बैठता है वो लिखना होता है, या फिर आपको मुहावरे दिए रहते हैं, उसका अर्थ बताना होता है और वाक्य प्रयोग करना होता है। ये भी 1 अंक के लिए होता है। फिर उसके बाद कारक पहचानना और भेद लिखना। दो घटक, प्रत्येक के लिए हाफ अंक, टोटल 1 अंक। कारक पहचानना होता है और कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कौन सा कारक है वो बताना होता है और 1 अंक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विराम चिन्ह वाक्य में प्रयोग, दो घटक, प्रत्येक के लिए हाफ अंक। विराम चिन्ह होता है और उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, मतलब कॉमा है या फिर इन्वर्टेड कॉमा है, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग करके आपको लिखना होगा। फिर 9 क्वेश्चन, 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन, दो घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक। ये इतने सारे क्वेश्चंस के बाद जो काल वाला क्वेश्चन है वो 2 अंक के लिए आता है। इसमें क्या होता है, आपको 3 सेंटेंस दिया गया रहेगा, दो उसमें से किसी 2 सेंटेंस का आपको काल परिवर्तन करना होगा। मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा, इन ब्रैकेट लिखा जाएगा सामान्य भूतकाल, तो वो सेंटेंस को आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, ऐसे 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, 3 में से कोई 2 ही करना होगा। दोनों के लिए 1-1 अंक है, तो टोटल 2 अंक हुए। उसके बाद वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद 2 तरह के होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो ऐसी रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर आपको वाक्य दिए रहेंगे, आपको उसका प्रकार बताना है, उसका टाइप बताना है, और या फिर अगर सेंटेंस दिया गया है और आगे लिखा गया है सरल वाक्य, तो आपको वो सेंटेंस को सरल वाक्य में परिवर्तित करना होगा, उसके लिए आपके 2 अंक होते हैं। और उसके बाद लास्ट है वाक्य शुद्धि करना, 4 घटक, प्रत्येक के लिए हाफ अंक, 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां। कोई भी 2 सेंटेंस दिया गया रहेगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी, कुछ अशुद्धियां होंगी। ठीक है, कई बार जैसे
का की जगह की कर दिया जाता है या फिर मात्रा गलत कर दी जाती है, ऐसी अशुद्धियां होती हैं और आपको पहचानना होता है, वो भी 2 अंक के लिए होता है। ठीक है, इस तरह आपके टोटल कितने हो जाते हैं? 14 अंक। 14 अंक का आपका व्याकरण का सेशन होता है और 14 में 14 आपको बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल शब्द भेद लिया है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचानना एक घटक होता है, 1 अंक के लिए आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की पहचान क्या होती है? बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे लक्ष्मी, सोनाबाई, देश, नदी, जयपुर, दया, अभिमान, घी, तेल, सोना, ये सब क्या है? वस्तु है। घी, तेल, सोना, चांदी। झुंड, गुच्छा, ये दोनों क्या बताता है? समूह। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर मैंने ऐसा एग्जाम्पल इसलिए ही लिया है क्योंकि अगर आप संज्ञा का प्रकार नहीं बताते हो तो भी आपको अंक मिलते हैं। तो कोई भी बच्चा XYZ, कोई भी स्टूडेंट है जो अच्छा बच्चा है वो तो ठीक है, वो तो लिखेगा ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि ग्रामर बहुत डिफिकल्ट होता है वो भी ऐसे पहचान सकते हैं, बहुत इजी होता है। फिर उसके बाद सर्वनाम, संज्ञा का स्थान पर आया हुआ शब्द। इन सारे की जगह पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, या फिर ये जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लक्ष्मी ना लिखा जाए, लक्ष्मी की जगह लिखा जाए वो। ठीक है, मेरा नाम ना लिखा जाए, मेरी जगह पे लिखा रहे मैं। तुम्हारा नाम ना लिखा रहे, तुम्हारी जगह लिखा रहे तुम। तो ऐसे शब्द जो भी संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं, कोई जगह का नाम ना दिया रहे, जैसे स्कूल का नाम, स्कूल मुंबई में है तो मुंबई ना लिखा रहे बल्कि लिखा रहे कि वहां पर, तो वहां जो है वो भी सर्वनाम हुआ। यहाँ, वहां, इधर, उधर, कोई, कुछ। ठीक है, कौन आया है, नाम ना बताया जाए, कोई आया है, तो नाम की जगह पे कौन सा वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई। तो ये कोई क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। फिर वैसे ही विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाते शब्द। जो भी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे छोटा, कायर, खूबसूरत, 2, 4, 3 किलो, 5 मीटर। ठीक है ना, विशेषता बतला रहे हैं ना। सैकड़ों, सभी, थोड़ा, कम, ज्यादा। ठीक है, थोड़ी ठंडी पड़ रही है, ज्यादा ठंडी पड़ रही है, कम बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई, तो ये बारिश की विशेषता बतला रहा है, थोड़ा, कम, ज्यादा। ऐसी किसी भी चीज की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में बहुत इजीली समझ में आता है। जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें अधोरेखांकित शब्द कौन सा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। जैसे झाड़ी के पास बौना आदमी खड़ा था, तो यहाँ पे ये बौना के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि बौना, ये जो भी शब्द अंडरलाइन किया गया है वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, या किसी चीज का नाम है। ऐसे किसी कोई नाम बतला रहा है क्या बौना? तो यहाँ पे बौना किसी व्यक्ति का या जगह का नाम तो नहीं है। फिर उसके बाद आपको देखना होगा संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया गया है, नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया है क्या? तो आपको दिखेगा कि वो भी नहीं है, ना नाम लिखा गया है ना नाम की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर आपको देखना होगा कि ये किसी चीज की विशेषता बतला रहा है क्या? तो यहाँ पर वो आदमी की विशेषता बतला रहा है। बौना मतलब छोटा, झाड़ी के पास बौना आदमी खड़ा था। बौना मतलब क्या? छोटा, जो नाटे लोग होते हैं। ठीक है, तो बौना किसकी विशेषता बतला रहा है? आदमी की। अगर यहाँ पे कंटीली झाड़ी होता और कंटीली के नीचे अंडरलाइन किया रहता तो कंटीली भी विशेषता बतला रहा है, किसकी? झाड़ी की। ठीक है, झाड़ी मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं। तो इस तरह से पहले आपको देखना होगा कि वो संज्ञा है, उसके बाद सेकंड चेक करना होगा क्या वो सर्वनाम है, और अगर वो संज्ञा या सर्वनाम नहीं होता है तो वो क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेंगे। अब आप ठीक हो जाएंगे। ओके, अब आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है बल्कि नाम की जगह पर आप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तीसरा, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। ठीक है, अलमारी के नीचे अंडरलाइन किया गया है। अलमारी क्या है? वस्तु है। वस्तु के बारे में अलमारी क्या है? वस्तु है। तो जो भी नाम वस्तु का नाम है उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर अलमारी के नीचे अंडरलाइन किया गया है, अलमारी एक वस्तु है इसलिए संज्ञा आएगा। अगर यहाँ पर उन्होंने के नीचे अंडरलाइन किया गया होता, उन्होंने,
ठीक है, इसकी जगह अंडरलाइन किया गया रहता है या अधोरेखांकित किया होता, तो ये उन्होंने शब्द किसी नाम की जगह पर आ रहा है तो वो सर्वनाम होता। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है संज्ञा है क्या, अगर संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो विशेषण होता है। सिंपल सा है, 1 अंक मिल जाता है, सिर्फ लिखिए आप। अगर आपको श्योर नहीं है कि कौन सा संज्ञा है तो आप मत लिखिए, और अगर आप श्योर हो तो ही आप संज्ञा का टाइप लिखिए। अगर नहीं लिखते हो तो पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत लिखते हो तो मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, तो आज के मैंने कोशिश की थी कि आगे का भी हमारा कंप्लीट होगा अविकारी शब्द, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि होगा, टाइम हो गया है। तो ये हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका 24 को है, 24 को मिलेंगे। अविकारी शब्द से लेकर आगे का जितना भी ग्रामर का पोर्शन है वो हम 24 को कंप्लीट करेंगे। और उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग ग्रामर एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे जब मैं पढ़ाऊं तो आपको समझ में आए। अब मैं ये सारा ग्रामर आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ये आपका सब हो चुका है। यहाँ पर मुझे केवल पेपर पैटर्न डिस्कस करना है, लेकिन स्टिल पेपर पैटर्न डिस्कस करते वक्त भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए तो उसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट 24 को लेक्चर है, उसके पहले आपका जितना भी ग्रामर का टॉपिक है वो आपको पढ़कर आना है। मतलब हर एक, जैसे अगर कारक है तो कारक में कितने टाइप के कारक होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, मुझे केवल पेपर पैटर्न डिस्कस करना है। उस समय जो भी चीज मुझे जरूरी लगेगी मैं केवल उसके बारे में ही डिस्कस करूंगी। इसलिए मेरी उम्मीद है या मेरा सुझाव है कि आप लोग व्याकरण का पाठ पढ़कर आएंगे। धन्यवाद। हेलो।